आउट ऑफ 30 एटलीस्ट 25 आपको आज लेके आने हैं, ये पूरी कोशिश करनी है। अगर नहीं आ पा रहे हैं तो देखना है कि किस जगह पे हम लैग कर रहे हैं, कौन से टॉपिक्स में आपको दिक्कत है, वो आप खुद भी पता कर पाएंगे, है ना। और एक प्रॉपर एनालिसिस तो रहेगा ही, सारे टॉपिक्स आपके पूरे सिलेबस के इसमें कवर हो जाएंगे, 30 नंबर के पूरे टॉपिक्स। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर लेंगे, सब्सक्राइब स्पेशली कर लीजिएगा, नहीं तो नोटिफिकेशन आएगी नहीं, यूट्यूब समुद्र है, खो जाएंगे आप, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा और जवाब दीजिएगा फटाफट से। पहला सवाल पोल में जवाब देंगे आप, है ना। देखिएगा, डेवलपमेंट गेट्स इन्फ्लुएंस्ड बाय, यानी विकास जो है वो किससे प्रभावित होता है। पहला ऑप्शन है आपके सामने स्टूडेंट्स पर्सनल फैक्टर्स, यानी विद्यार्थी के व्यक्तिगत कारक। पर्सनल फैक्टर होते हैं एक, और दूसरे होते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स। चाहे वो लर्निंग हो, डेवलपमेंट हो, दोनों को प्रभावित करते ही हैं। पर्सनल फैक्टर्स में वो फैक्टर्स आते हैं जो बच्चे से व्यक्तिगत रूप से जुड़े हुए हैं, जैसे उसकी एज, उसका इंटेलिजेंस का लेवल, है ना, उसकी मेच्योरिटी का लेवल, उसका इंटरेस्ट किस चीज में है। ये पर्सनल फैक्टर्स हैं जो बच्चे से जुड़े हुए हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर्स कौन से हैं, कैसी ट्रेनिंग मिल रही है, कैसा न्यूट्रिशन मिल रहा है, कैसी एजुकेशन मिल रही है, ठीक। तो बिल्कुल पर्सनल फैक्टर्स जो है प्रभावित करेंगे कि किस एज में आप, क्या आपके सामने चीजें आ रही हैं, किस चीज में इंटरेस्ट है, क्या आप कर रहे हैं। पर्सनल फैक्टर्स जो है मैटर करते हैं, इन्फ्लुएंस होगा, आपका जो विकास है प्रभावित होगा। स्कूल क्लाइमेट, यानी स्कूली माहौल कैसा है, क्या कॉन्ड्यूसिव एनवायरमेंट मिल रहा है आपको। कॉन्ड्यूसिव होता है, हम कहते हैं सुगम वातावरण, जिसमें आप कुछ बेहतर सीख पाए, फल फूल पाए, एक पॉजिटिव एनवायरमेंट है जहां आपको समृद्ध वातावरण मिल रहा है बेसिकली। अगर नहीं मिल रहा तो ये नेगेटिवली प्रभावित करेगा। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभावित करना। अब वो प्रभावित करना नेगेटिव भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है। तो बिल्कुल पर्सनल फैक्टर्स पॉजिटिवली भी, अगर एज के अकॉर्डिंग सिलेबस या चीजें हो रही है जीवन में, तो वो एक तरह से पॉजिटिवली इंपैक्ट डालेगा। अगर स्कूल क्लाइमेट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा। यानी इन्फ्लुएंस जो है, प्रभावित करना जो है वो नेगेटिव हो जाएगा बजाय कि पॉजिटिव होने के। तो दोनों ही तरह से प्रभावित किया जा सकता है। स्कूल क्लाइमेट भी प्रभावित करेगा, है ना। आपका स्कूल ऐसी जगह है जहां शोर ही आता रहता है हर टाइम, आप टीचर की आवाज नहीं सुन पाते, तो क्या हुआ, गड़बड़ हो गई। सोशल फैमिलियल इन्फ्लुएंसेस, जिस समाज और जिस परिवार से आप आ रहे हैं, तो सामाजिक और पारिवारिक प्रभावों से भी आपके विकास पे प्रभाव पड़ता है। बात सही है या नहीं है, बिल्कुल सही है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया नेहा। तो ये तीनों ही बातें क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है व्यक्ति के विकास को भी और ऑफकोर्स उसके सीखने को भी। तो तीनों ही सही हो गए, किसी को भी नेगेटिव नहीं मान सकते, इसलिए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों ही सही है, जो कि 86% लोग दे भी पा रहे हैं जवाब। ठीक है, इतनी बात, या कोई दिक्कत परेशानी है इस बात को समझने में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। सिर्फ एक क्यों, जब दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, तो फिर दो क्यों, तीनों सही होने चाहिए। तो डी ऑप्शन शुड बी द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है असर्शन, यानी एक कथन है और उसका रीजन यानी कारक दिया हुआ है। ये क्वेश्चंस खूब आते हैं ऑनलाइन एग्जाम में, ऑफलाइन में भी इस बार आ सकते हैं क्योंकि नए तरह के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है पेरेंट्स एंड टीचर्स शुड एंश्योर पॉजिटिव चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस फॉर ऑल स्टूडेंट्स, यानी अभिभावक और अध्यापकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि वो बचपन में या बाल्यावस्था में सकारात्मक अनुभव बच्चे को दे सके। क्योंकि आपके सिगमंड फ्रॉइड भी कहते हैं और बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हैं जो ये मानते हैं, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं जो ये मानते हैं कि जो बच्चे के या व्यक्ति के बचपन के अनुभव हैं वो सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं, उसकी पूरी पर्सनैलिटी को शेप करते हैं आगे आने वाले जीवन की। तो हम ये कहेंगे कि बिल्कुल अगर बचपन सुहाना होगा या अच्छा होगा तो बच्चे की जो लर्निंग है और पेरेंट्स और टीचर्स का उसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आप बच्चे को बिना मतलब बुली ना करें, उसकी सेल्फ एस्टीम पे प्रभाव ना डालें बहुत ज्यादा नेगेटिव, मतलब उसको अपॉर्चुनिटी दें, ये सारे काम, मतलब एक अच्छा अनुभव हो उसको बचपन का। बात तो सही है, बट हमारे जैसे विकासशील देश में या इवन दुनिया में भी बहुत बार ऐसा होता है कि बचपन, ठीक है, सारे एक्सपीरियंसेस अच्छे होते नहीं है, बट कोशिश करनी है, ये बात सही है। रीजन क्या है, कारण क्या है, चाइल्डहुड इज अ सेंसिटिव पीरियड ऑफ डेवलपमेंट स्पेशली फॉर कॉग्निटिव एंड इमोशनल डेवलपमेंट। भाई जो बाल्यावस्था है, बाल्यावस्था कब से कब तक हम मान रहे हैं, 2 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक, जिसमें अर्ली चाइल्डहुड है 2 से 6 वर्ष और 6 से 12 वर्ष है आपकी लेटर चाइल्डहुड, ठीक है। उत्तर और पूर्व और उत्तर बाल्यावस्था की बात करें तो इसका रीजन ये है कि जो बाल्यावस्था है वो विकास के लिए एक संवेदनशील चरण है, एक सेंसिटिव पीरियड है, क्रूशियल पीरियड है, क्रिटिकल पीरियड है, कोई भी शब्द यूज किया जा सकता है, याद रखिएगा, है ना। तो जब एक सेंसिटिव पीरियड है, इंपॉर्टेंट पीरियड है, और स्पेशली किसके लिए, संज्ञानात्मक, यानी हमारे दिमाग के विकास के लिए, वो बॉर्नवीटा का एड सुना होगा ना, बच्चे के 90% दिमाग का विकास 5 साल की उम्र तक हो जाता है। मतलब जो हमारा संज्ञान है, कॉग्निटिव, हमारी थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, इन सब पे यानी हमारे ब्रेन का डेवलपमेंट जो है बहुत क्रूशियल टाइम है बाल्यावस्था उसके लिए। इमोशनल डेवलपमेंट यानी हमारे इमोशंस, अगर हमने बचपन में बहुत मारपीट या बहुत ही सेक्सुअल अब्यूज किसी ने देखा है या कुछ, और आप युद्ध वाली जगह पे रह रहे थे, मान लीजिए इस समय पे आप सीरिया में हैं, और जो लोग आप बाद में उनकी कहानियां सुनेंगे बड़े होकर उन बच्चों की, तो आपको एक अलग इमोशनल एस्पेक्ट देखने को मिलेगा। तो जो हमारा संज्ञान है, जो हमारे संवेग है, हमारे इमोशंस हैं, जैसा हम महसूस कर रहे हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण पीरियड होता है बाल्यावस्था उन दोनों के लिए ही, कि उनका ठीक से विकास हो, बैलेंस्ड हो पाए चीजें। दोनों ही बातें सही है। 92% लोग सही जवाब भी दे पा रहे हैं, तो आपका वैसे भी अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो वाला जो है जवाब रहता है कि कुछ समझ ना आए तो बोथ है नारा ट्रू कर दो, बट सारे क्वेश्चंस में ये लागू नहीं होता, तो ध्यान से करना है, ठीक है ना। हाँ, जैसे अभी मणिपुर में है कोई, तो सिचुएशंस क्या हो गई, डिफिकल्ट हो गई, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर यहाँ पे।
बोथ है ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? ये ध्यान से पढ़ लेना, अगर यहां आई एन इन लिखा होता और ये इनकरेक्ट हो जाता तो जवाब तुरंत बदल जाता, ठीक है ना। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द सोशलाइजेशन ऑफ वेरी यंग चिल्ड्रन, यानी बहुत छोटे बच्चे। बहुत छोटे बोले तो 3 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष, तो बहुत छोटे बच्चों के लिए सामाजिकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सही नहीं है नहीं लिखा है, सही है, पढ़ के समझना जरूरी है, आधा काम वहीं खत्म है। स्कूल प्राइमरी एजेंसी होता है, स्कूल तो सेकेंडरी एजेंसी होता है, गलत हो गया। फैमिली इज दी प्राइमरी एजेंसी, हाँ बिल्कुल, जब छोटे बच्चे हैं और सबसे पहले जो है प्रमुख कह लीजिए या हम कहेंगे प्राथमिक संस्था जो है, पहली संस्था कि आप दुनिया की समझ, दुनिया में कैसे रहते हैं उसको सामाजिकरण कहते हैं। दुनिया के तौर तरीके, नियम, कायदे, कानून सीखना वो सामाजिकरण की प्रक्रिया में है कि मनुष्य एक सामाजिक बीइंग प्रॉपर बन पाता है। तो ये क्या है? फैमिली इसमें प्राइमरी रोल या प्राइमरी एजेंसी है, प्राथमिक वाहक है सामाजिकरण की, बात ठीक है। पीयर ग्रुप इज दी प्राइमरी एजेंसी, देखिए परिवार के बाद है जो भी है, फिर स्कूल सेकेंडरी है, नेबरहुड भी अगर स्कूल के साथ आ रहा है तो सेकेंडरी हो जाएगा। प्रिंट मीडिया इज दी प्राइमरी, नहीं भाई सेकेंडरी होगा प्रिंट मीडिया, तो फैमिली प्राइमरी होती है, बाकी सब साइड में। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, जो कि आप लोग जवाब सही दे भी पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा एक बार। मिक्स्ड क्वेश्चंस रहेंगे, ऐसा नहीं होने वाला कि बस मुश्किल क्वेश्चन या बस आसान क्वेश्चन, ना पेपर में ऐसा कभी होता है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, ऐसा लग सकता है आप लोगों को कि इजी लगे कुछ क्वेश्चंस, क्योंकि तैयारी अगर अच्छी होती है तो हमें आसान लगती है चीजें। According to Jean Piaget's theory of cognitive development, at which stage do children begin to understand that objects do not cease to exist when they are out of sight? यानी जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण में यह समझने लगते हैं कि वस्तुओं के आंखों से ओझल हो जाने से उनका अस्तित्व खत्म नहीं हो जाता। यानी पिताजी अगर शहर में नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पिताजी टाटा बाय बाय फिनिश, या है ही नहीं दुनिया में, है ना। समझ पा रहे हैं ना बात को? या फिर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई खिलौना है, अगर वो आंखों के सामने नहीं है तो ऐसा नहीं है वो खिलौना एग्जिस्ट नहीं करता, या मम्मी अभी कुछ देर के लिए बाहर गई है तो मम्मी एग्जिस्ट नहीं करती है, मतलब आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड नहीं होता। आपको पता है जब इसका लैक पूछे, यानी इस चीज की कमी कब होती है, तब भी सेम आंसर है, और जब ये अचीव हो जाता है तब भी सेम आंसर है। आंसर क्या है? सेंसरी मोटर स्टेज। पता नहीं आप लोग इसमें क्यों गलती करते हैं, ये हर साल सवाल आता है और हर साल मैं देखती हूँ कि लोग गड़बड़ करते हैं। बी ऑप्शन क्यों लग रहा है आपको? भाई अचीवमेंट भी इसी स्टेज में है। इसको क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट परमानेंस कहते हैं, कि ऑब्जेक्ट जो है वो परमानेंट हो गया बच्चे के दिमाग में, यानी उसको पता चल गया कि कोई भी ऑब्जेक्ट परमानेंट है, मतलब मेरे सामने नहीं है तब भी वो चीज एग्जिस्ट करती है ना। तो शुरुआत में जब 8 महीने तक लगभग ये चीज नहीं पता होगी बच्चे को, कोई चीज उसके सामने नहीं है, वो उसके बारे में या उसके लिए नहीं रोएगा, उसको लगेगा खत्म, सामने नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करती, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड हो गया। लेकिन 8 महीने के बाद ये चीज अचीव होनी शुरू हो जाती है और इस स्टेज के अंत तक आते आते ऑब्जेक्ट परमानेंस पूरी तरह से आ चुकी होती है। चलती रहती है आगे प्रक्रिया, लेकिन यही वो स्टेज है जिसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस अचीव भी होती है और लैक भी होती है। अगर पूछे वस्तु स्थायित्व के गुण की कमी, तब भी जन्म से 2 वर्ष ही आंसर है, और वस्तु स्थायित्व का गुण कब आ जाता है, तब भी यही आंसर है, क्योंकि इसी स्टेज के अंत तक आते आते ये गुण आ जाता है और इसी स्टेज की शुरुआत में इसकी कमी होती है। तो कृपा करके प्री ऑपरेशनल स्टेज इसमें ना लगाएं जब भी बात किसकी हो रही है, ऑब्जेक्ट परमानेंस की हो रही है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल का कोई नाता है ही नहीं, 7 से 11 वर्ष, फॉर्मल ऑपरेशनल 11 से 15 वर्ष। प्याजे की 4 स्टेजेस हैं, SPCF आपको याद रखना है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, ए ऑप्शन यहां सही था। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, आज थोड़ा स्पीड में जवाब देने, फटाफट से पोल आएगा और फटाफट से जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, अ चाइल्ड प्लेइंग विद पेबल्स, यानी एक बच्चा है जो वो पिट्ठू नहीं होते, कंकड़ों से खेल रहा है, पिट्ठू से खेल रहा है, ठीक, डिस्कवर्स दैट 2 सेट्स ऑफ 2 पेबल्स ईच एड अप टू अ टोटल ऑफ 4। दिस एक्सपीरियंस ऑफ द चाइल्ड इज बेस्ट टर्म्ड एज, यानी एक बच्चा है जो कंकड़ों से खेलते हुए या पिट्ठू से खेलते हुए, सबने खेला बचपन में, एक बच्चा यह खोजता है कि 2 कंकड़ों के 2 समूह मिलकर 4 कंकड़ों का एक समूह बनाते हैं। यानी जब मेरे पास 2 पिट्ठू हैं यहां रखे हुए, 2 हैं यहां, ऐसे ही करते थे ना, उछाल के बड़ा खेलने में मजा आता था। तो अगर हम बात करते हैं तो इस 2 के सेट को और इस 2 के सेट को अगर हाथ में उछाल के 2 आ गए और फिर 2 और ले लिए साथ में, तो 4 बन गए, यानी इन 2 और 2 का सेट मिलकर के 4 बनाता है। इसीलिए प्याजे कहते हैं कि बच्चा लिटिल साइंटिस्ट है, नन्हा वैज्ञानिक है, एक्टिव बिल्डर ऑफ नॉलेज है, क्योंकि वो अपने एनवायरमेंट से अपने दिमाग की, अपनी दुनिया की समझ बना रहा है। अब उसको पता चल रहा है 2 और 2 मिलकर के 4 होते हैं। अब ये क्या है? अब उसको पता है कि ये वैसे तो 2 का सेट ये है और 2 का सेट हो सकता है ये दूर रखे हो, लेकिन फिर भी मिलकर के क्या बनाते हैं, ये 4 बनते हैं। इसका मतलब कौन सा गुण आ गया बच्चे में? कंजर्वेशन का। सेंट्रेशन थोड़ी है, ये तो डिसेंटर किया है उसने, और डिसेंटर करना आ गया यानी कंजर्वेशन अचीव कर लिया। सेंट्रेशन तो ये होता है नहीं, ये 2 अलग हैं, ये 2 अलग है, मिलकर 4 हो ही नहीं सकते। सेंट्रेशन मतलब होता है एक ही चीज पे सेंटर्ड है थॉट, जबकि यहाँ डिसेंट्रेशन हुआ है जिसकी वजह से कंजर्वेशन अचीव हुआ है। बात सही है कि नहीं है? बताओ फटाफट से, फटाफट बताओ। हाँ, मैं तो आज भी खेल लेती हूँ, दीपशिका कह रही है, बहुत बड़े दीपशिका, मैं भी कभी खेलूंगी, गोवा जाऊंगी एक दिन और मैं ये खेलूंगी, लेकर के जाऊंगी, वहां नहीं होते होंगे तो। बस ऐसा फील आया कि मतलब समुद्र के आसपास खेला जा सकता है,
चलिए खैर कोई बात नहीं, ये गोवा के प्लान्स लोगों के बनते रह जाते हैं, जीवन चला जाता है, गोवा नहीं जा पाते हैं, बट मैं जाऊंगी एक दिन। देखिएगा ईगो सेंट्रिज्म की अगर हम बात करें, आत्म केंद्रीयता, यानी सेल्फ सेंटर्ड है बच्चा। सेल्फ सेंटर्ड होता तो यहाँ पे सेल्फ सेंटर, खुद को सेंटर से हटा करके वो बाहर की चीजों को सेंटर में रख पा रहा है यहाँ। तो ऐसा नहीं कि उसको जो पसंद है वही सबको पसंद होना चाहिए, ठीक है ना, बात एकदम सही है तलेब, ठीक। ऑब्जेक्ट परमानेंस, यानी ऑब्जेक्ट परमानेंट हो गया, ये थोड़ी हुआ है कि किसी ने वो पिट्ठू या पेबल्स छिपा लिए हैं और बच्चे को अभी भी याद है कि वो पेबल हैं, दे दो, ऐसा तो नहीं हो रहा। तो ये संरक्षण है, कंजर्वेशन है, जब बच्चे को समझ में आने लगता है कि जो क्वांटिटी है या फिर शेप और साइज के बदल जाने से, शेप क्या है, एक दो पेबल्स को आपने दूरी पर रख दिया, दो पास को रख दिया, अब शेप और साइज के बदलने से क्वांटिटी सेम रहती है, वो 4 ही रहेंगे चाहे कुछ भी कर लो, 3 को एक साथ रखो, एक को अलग रख दो, रहेंगे वो टोटल 4 ही। तो ये कंजर्वेशन है, संरक्षण है। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। और कब आता है कंजर्वेशन, कोई बताना पसंद करेगा? किसी की इच्छा हो रही है कंजर्वेशन को बताने की? कब आता है कंजर्वेशन, आपको पता है? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, सी फॉर कंजर्वेशन, सी फॉर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, 3 चीजें एक साथ आती हैं, मतलब इस स्टेज में आती हैं। कंजर्वेशन यानी संरक्षण, दूसरा होता है क्लासिफिकेशन और तीसरा होता है सीरिएशन। ये सीसीएस यूनिवर्सिटी से आपको याद कराया था और क्लियर है इतनी बात हमको। चलते हैं आगे क्वेश्चन पे, नेक्स्ट समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है भाई? क्वेश्चन नंबर 6 कहता है निशा एंश्योर्स टू फिनिश गिवन होमवर्क टू अवॉइड, एक काम करो यार वो लैपटॉप ले आओ, बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है, उधर करके चेयर ले आओ। देखो एक बार, तो क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें, निशा एंश्योर्स टू फिनिश गिवन होमवर्क टू अवॉइड द शेम that she may be subjected to by her teacher for not doing homework. As per Lawrence Kohlberg's theory of moral development, this represents reasoning at dash stage. यानी निशा एक बच्ची है और निशा अपना गृह कार्य पूरा करना सुनिश्चित करती है। निशा एक बच्ची, एक स्टूडेंट, एक लर्नर है जो अपना होमवर्क इसलिए सुनिश्चित कर रही है करना कि क्योंकि अगर वो होमवर्क नहीं करेगी तो उसका टीचर जो है वो उसको शर्मिंदगी महसूस करा सकता है, या फिर टीचर ने कहा है, और टीचर क्या है यहाँ पे? अथॉरिटी है, तो अथॉरिटी की बात मानना है जिम्मेदारी हो जाती है एक तरह से। तो अगर हम बात करें यहाँ, ए ऑप्शन 62% लोग कह रहे हैं। चलिए समझते हैं। तो अगर हम बात करें, निशा अपना गृह कार्य पूरा करना सुनिश्चित करती है ताकि गृह कार्य पूरा न होने के कारण अध्यापिका द्वारा शर्मिंदगी से बचा जा सके, यानी अथॉरिटी का अप्रूवल चाह रही है निशा, है ना। निशा, हमारे यहाँ भी एक बच्ची हैं जो कि आजकल नहीं आ रही है, कोल्ड की वजह से उनको छुट्टी दी हुई है, कहीं उनको भी कोल्ड ना हो जाए, यहाँ हो चुका है कई लोगों को कोल्ड। देखिएगा, तो अगर हम बात करें तो ये प्री कन्वेंशनल कह रहे हैं आप लोग सभी, जो कि गलत जवाब है। प्री कन्वेंशनल में पनिशमेंट से बचने के लिए आप आज्ञा का पालन करते हैं। क्या यहाँ कहीं भी पनिशमेंट की बात हुई? नहीं हुई, है ना, पनिशमेंट की बात नहीं हुई। यहाँ बात शेम की हुई या अथॉरिटी की बात को मानने की हुई। तो ये लॉ एंड ऑर्डर स्टेज हो गई, ये गुड बॉय नाइस गर्ल भी नहीं है, है ना। यहाँ पे वो अथॉरिटी को मानने की बात कर रही है कि टीचर की बात माननी चाहिए, और वो नहीं मानेंगे तो फिर अथॉरिटी से अप्रूवल नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो ये कन्वेंशनल स्टेज है, ये सेकेंड लेवल है। प्री कन्वेंशनल में तो सिर्फ टीचर की बात माननी, कोई फर्क नहीं पड़ता माननी चाहिए नहीं माननी चाहिए, उसको पनिशमेंट मिलेगी इसलिए वो होमवर्क पूरा करेगी। यहाँ पे ये नहीं लिखा पनिशमेंट मिलेगी, शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ेगी, या फिर टीचर पूछेगा सब्जेक्टेड टू बाय हर टीचर कि भाई क्यों नहीं हुआ, और टीचर क्या है? अथॉरिटी है, और अथॉरिटी की बात मानी जाती है, अप्रूवल की बात होती है। गुड बॉय नाइस गर्ल कह लीजिए आप इसको, लॉ एंड ऑर्डर में तो चला ही जाएगा कि भाई माननी चाहिए। उसमें इन्होंने क्लियरली वैसे नहीं लिखा है, अगर ये उस तरह से क्वेश्चन बनाते तो फिर स्टेजेस दे देते। तो ये क्या है आपका? सेकेंड लेवल है कन्वेंशनल। 3 लेवल होते हैं, फॉर्मल कुछ होता ही नहीं है, पोस्ट ये हो नहीं सकता। तो ये क्लियर बात हुई। क्वेश्चन में कंफ्यूजन होगी आपको थोड़ी थोड़ी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। लेव वाइगोस्कीज थियरी मेनली फोकसेस ऑन एक्सप्लेनिंग द इंपैक्ट ऑफ डैश ऑन डैश डेवलपमेंट, यानी वाइगोस्की का सिद्धांत मुख्यतः डैश डैश के विकास पर पड़ने वाले प्रभाव की व्याख्या करता है, यानी किस चीज का प्रभाव किस चीज पर पड़ता है, किस चीज का प्रभाव किस चीज के विकास पर पड़ता है, ये पूछा गया है यहाँ पे। तो अगर हम बात करें, पहला ऑप्शन है बायोलॉजिकल मैचुरेशन का, जबकि वाइगोस्की तो जीन्स की, बायोलॉजी की, जैविक परिपक्वता की कोई बात ही नहीं करते, ये बात तो प्याजे करते हैं। इमोशनल डेवलपमेंट की थियरी दी है क्या वाइगोस्की ने? नहीं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थियरी दी है। एट्रीब्यूशन पैटर्न, मॉरल, नहीं। तो हमें पता है इंपैक्ट ऑफ किसका? कल्चरल टूल्स, सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज, इन तीनों में से कुछ होगा। तो कल्चरल टूल्स का इंपैक्ट ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, के बच्चे के संज्ञान, उसकी समझ पे, उसके संज्ञानात्मक विकास पर कल्चर का, उसकी संस्कृति का प्रभाव पड़ता है, ये बात वाइगोस्की कहते हैं। रिवॉर्ड पनिशमेंट की बात ना प्याजे करेंगे ना वाइगोस्की करेंगे। तो सी ऑप्शन सही है। 88% लोग एकदम सही जवाब दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। अगेन एक और वाइगोस्की का क्वेश्चन है। फॉलोइंग वाइगोस्की, देखिएगा एक बार, फॉलोइंग वाइगोस्की
Vygotsky's theory a teacher should, यानी आप एक शिक्षक हैं और आप वाइगोस्की के सिद्धांत का अनुसरण करते हैं या वाइगोस्की के सिद्धांत को मानते हैं, विश्वास रखते हैं उसमें, तो आप क्या करेंगे? मतलब उनके ही वैल्यूज को, उनके ही थियरी को मानेंगे तो क्या करेंगे? पहला ऑप्शन है प्रोवाइड एप्रोप्रिएट स्कैफोल्डिंग टू स्टूडेंट्स बाय गिविंग हिंट्स एंड क्यूज, यानी बच्चों को संकेत और इशारे देकर उपयुक्त सहायता प्रदान करेंगे, टेम्परेरी हेल्प देंगे, स्कैफोल्डिंग देंगे। बात तो सही लग रही है, फिर भी बाकी ऑप्शंस चेक करेंगे। रेस्ट्रिक्ट कोलैबोरेशन एंड डिस्कशंस अमॉन्ग स्टूडेंट्स, अब जो लोग ठीक से प्रैक्टिस नहीं करते या लैंग्वेज को पढ़ के समझ नहीं पाते उनके लिए ये कंफ्यूजिंग हो सकता है, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं, करा देंगे रुखसार, इतने आप नोट्स पढ़ लीजिए और जो मैंने वन शॉट लिए हुए हैं ईवीएस वगैरह के वो देख लीजिए, डोंट वरी, नहीं लगेगा मुश्किल। तो अगर हम बात करते हैं कि विद्यार्थियों के बीच सहभागिता और चर्चाओं पर प्रतिबंध लगाना, अब रेस्ट्रिक्ट का मतलब है रोक लगा दी आपने, बच्चे कोलैबोरेट करके ग्रुप में सीखें। प्रमोट होना चाहिए था, तब तो यही ऑप्शन सही हो जाता अगर एक वर्ड भी अलग होता तो, ठीक है ना, गलत हो गया। प्रैक्टिस टोटल नॉन इंटरफेरेंस ऑफ अडल्ट्स इन स्टूडेंट्स प्रोसेस ऑफ लर्निंग, यानी अडल्ट्स को इंटरफियर ही नहीं करना चाहिए, जबकि हम कह रहे हैं सपोर्ट की जरूरत है, जहां जरूरत पड़े सपोर्ट दें अडल्ट, ऐसा थोड़ी कि अडल्ट्स का कोई रोल ही नहीं है इनकी थियरी में। फ्रीक्वेंटली यूज नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, पनिशमेंट, रिवॉर्ड, इनका पियाजे और वाइगोस्की से कोई संबंध नहीं है, याद रखिएगा। तो प्रोवाइड एप्रोप्रिएट स्कैफोल्डिंग टू स्टूडेंट्स बाय गिविंग हिंट्स, बच्चा जहां अटके उसको हिंट दो, उसको हाफ सॉल्व प्रॉब्लम दो, स्टेप में मदद कर दो जहां अटके, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, स्कैफोल्डिंग होती है टेम्परेरी हेल्प, बच्चा जहां अटके उसको मदद करो। क्वेश्चन नंबर 9 है, अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम गिव्स प्राइमेसी टू, यहीं पे अगर लिख दिया होता एक प्रगतिशील कक्षा निम्न में से किसको प्रधानता देती है, या एक चाइल्ड सेंटर्ड, जहां बाल केंद्रित है जो कक्षा, जहां बच्चे को सेंटर में रखा गया है, वो किस चीज पे फोकस करेगी? ऐसा क्लासरूम जहां पे बच्चा सेंटर में है, वहां फोकस किस चीज पे होगा? टीचर्स प्रेफर्ड स्टाइल ऑफ टीचिंग, यानी टीचर को कैसे मजा आता है पढ़ाने में, टीचर के द्वारा अपनी मर्जी से सेलेक्ट किए हुए मेथड, फिर चाइल्ड सेंटर तो बची नहीं क्लास। और प्रोग्रेसिव एजुकेशन जॉन डुई ने दिया है, और लर्निंग बाय डूइंग की बात करते हैं, वो लर्निंग सोशल होती है, बच्चे एक्टिव होते हैं, ये सारी बातें होती हैं, और ये कह रहे हैं टीचर चूज कर ले, तो ये तो टीचर सेंटर्ड क्लासरूम होगी, लर्नर सेंटर्ड या चाइल्ड सेंटर्ड तो बची नहीं, बाल केंद्रित तो बची नहीं। फिर आता है हम बच्चे के अकॉर्डिंग, बच्चे की स्टाइल के अकॉर्डिंग मेथड चूज करते हैं, ना कि टीचर के अपना जो मन कर रहा है उस स्टाइल को चूज करेगा। कंप्लीशन ऑफ सिलेबस, यानी पाठ्यक्रम को पूरा करना, मतलब बस यही एम है हमारा कि हम सिलेबस को कंप्लीट कर दें, ये भी बच्चा सेंटर में नहीं है, या सिलेबस सेंटर में हो गया, सब्जेक्ट सेंटर्ड हो गई क्लासरूम, ये भी एक तरह से टीचर सेंटर्ड का ही फॉर्म हुआ एक। एग्जाम सेंट्रिक, अगेन बच्चा सेंटर में नहीं है। और प्रोग्रेसिव मतलब बढ़ता हुआ, बेहतरी के लिए प्रोग्रेस हो रही हो जिसमें, तो स्टूडेंट्स ओपिनियंस एंड एक्सपीरियंस, यानी बच्चे सेंटर में है, विद्यार्थियों के मत, यानी वो क्या सोचते हैं और उनके अनुभवों को सेंटर में रख के उस तरह की एक्टिविटीज डिजाइन की जाती हैं, तभी वो क्लासरूम प्रोग्रेसिव क्लासरूम कही जाएगी। और प्रोग्रेसिव क्लासरूम में जॉन डुई ने कैसे स्कूल्स खोले, क्वेश्चन आ चुका है पहले, लैब स्कूल्स खोले। चलिए आगे बढ़ेंगे, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। यहाँ टीचर और बच्चे दोनों एक्टिव रहते हैं, ये भी क्वेश्चन आता है इस पे कि क्या प्रोग्रेसिव क्लासरूम में या चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम में कौन एक्टिव रहता है, सिर्फ टीचर, सिर्फ बच्चा, या दोनों? तो दोनों एक्टिव रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, हार्वर्ड गार्डनर से क्वेश्चन है, पढ़िएगा और जवाब दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट एज पर हार्वर्ड गार्डनर्स कॉन्सेप्चुअलाइजेशन ऑफ इंटेलिजेंस, यानी हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अगर इनकरेक्ट लिखा होता तो जवाब बदल जाता, ध्यान से पढ़ना है। पहला ऑप्शन है, इंटेलिजेंस कोशेंट इज मोस्ट एक्यूरेट प्रेडिक्टर ऑफ वन सक्सेस इन लेटर लाइफ, यानी जो आईक्यू टेस्ट होता है वही आपकी सक्सेस को निर्धारित करता है, जबकि आईक्यू टेस्ट के अगेंस्ट है अगर देखें तो हार्वर्ड गार्डनर जो बहुबुद्धि का सिद्धांत देते हैं। गलत हो गया। बी ऑप्शन है, इंटेलिजेंस इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स, यानी एनवायरमेंट का कोई रोल नहीं है इंटेलिजेंस पे, ऐसा तो नहीं कहा गार्डनर ने, है ना, बल्कि वो तो एनवायरमेंट को महत्व काफी अच्छा दे रहे हैं। इंडिविजुअल्स पोजेस डिफरेंट लेवल्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंस, यानी व्यक्तियों में विभिन्न प्रकार की बुद्धियों के विभिन्न स्तर पाए जाते हैं, यानी एक व्यक्ति में मल्टीपल टाइप्स या फिर मल्टीपल लोगों में मल्टीपल टाइप्स का इंटेलिजेंस होता है, और एक ही व्यक्ति में अलग अलग प्रकार की इंटेलिजेंस हो सकती है, बस लेवल अलग होगा। भाई ऐसा थोड़ी मैं गाना नहीं गा सकती, या मान लीजिए मैं कोई और काम नहीं कर सकती, बट हो सकता है जो टीचिंग का या लिंग्विस्टिक एबिलिटी है वो मेरी बेटर हो किसी और एबिलिटी से, इंट्रापर्सनल से, या फिर म्यूजिकल इंटेलिजेंस से। तो ये क्या हुआ, अलग अलग लेवल ऑफ इंटेलिजेंस पाया जा सकता है अलग अलग बुद्धि के प्रकार के अनुसार। तो मतलब गार्डनर ये कह रहे हैं कि इंडिविजुअल्स जो हैं वो अलग अलग लेवल का या अलग अलग काइंड की बुद्धि और अलग अलग लेवल पे रखते हैं, मतलब मात्रा भी अलग अलग हो सकती है बुद्धि की, और कई प्रकार की बुद्धि भी हो सकती है। 8 प्रकार की बुद्धि की इन्होंने बात की है एज पर एनसीईआरटी, वैसे तो ज्यादा है। मल्टीपल इंटेलिजेंस बहुबुद्धि का सिद्धांत है, ये आईक्यू टेस्ट को नहीं मानते, या फिर हम कहें इन्होंने कहा बुद्धि कोई सिंगल एबिलिटी या सिंगल एंटिटी नहीं है, कोई एक तत्व नहीं है, एक सिंगल फैक्टर बुद्धि नहीं है, मल्टीपल हो सकती है बुद्धि के प्रकार, और आईक्यू ये बात जज नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी देखिएगा, ग्रुप टेस्ट, टेस्ट को ये महत्व नहीं दे रहे कि जो आपने आईक्यू टेस्ट में स्कोर कर लिया उससे पता चलेगा इंटेलिजेंस का, नहीं भाई, हो सकता है किसी का आईक्यू टेस्ट में बहुत अच्छा स्कोर ना हो सकता है वो म्यूजिक में बहुत अच्छा निकल जाए या किसी और फील्ड में अच्छा निकल जाए, तो लोग अलग अलग प्रकार से बुद्धिमान हो सकते हैं, ऐसा गार्डनर कह रहे हैं। सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11,
क्वेश्चन नंबर 11 है, अकॉर्डिंग टू कॉन्टेम्परेरी थियरीज, यानी समकालीन सिद्धांतकारों के अनुसार, यानी आज के समय में जो चल रहे हैं, व्हाट काइंड ऑफ क्लासरूम एनवायरमेंट फैसिलिटेट्स कॉग्निशन, संज्ञान को बढ़ावा कौन सा एक क्लासरूम का एनवायरमेंट देता है। संज्ञान बोले तो हमारा दिमाग, हमारी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज, हमारी मेंटल स्किल्स, तो हमारे बच्चे की समझ के विकास को बढ़ावा कैसा एनवायरमेंट देगा, कराएंगे, डोंट वरी अभिलाषा। बताइए, ए ऑप्शन कह रहे हैं कितने परसेंट लोग, 66% लोग। चलिए समझते हैं। आप कह रहे हैं प्रिंट रिच एंड रिसोर्सफुल, यानी मुद्रक संपन्न, यानी जहां पे प्रिंट हो, क्लासरूम में चार्ट्स हो, पेंटिंग्स हो सकती हैं, या फिर आपके 3D मॉडल्स हो सकते हैं, यानी प्रिंट रिच मटेरियल आपका क्लासरूम होना चाहिए। बात तो सही है। फिर आते हैं रिसोर्सफुल, यानी संसाधन हो कक्षा में, या फिर संसाधन कम भी है तो आप उनको जो भी आसपास है उसको संसाधन के रूप में यूज करना जानते हो, इससे बच्चे का संज्ञान बेहतर होता है। बात सही है, लेकिन फिर भी ढूंढते हैं फियरफुल एंड थ्रेटनिंग, डरावने माहौल में कहां से बच्चे का कॉग्निशन डेवलपमेंट अच्छा होगा, कॉग्निटिव, इनएक्सेसिबल एंड एक्सक्लूजनरी, यानी बच्चा क्या नहीं कर सकता, एक्सेस ही नहीं कर सकता बहुत सारे मटेरियल को, तब भी कोई फायदा नहीं है। डिडक्टिक एंड टेक्स्ट बुक सेंट्रिक, जबकि चाइल्ड सेंट्रिक चाहिए हमें, और सिर्फ रूल से एग्जाम्पल की तरफ कोई चला जाए, ये कहना गलत होगा। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, कि मुद्रक संपन्न और संसाधन परिपूर्ण हमको एनवायरमेंट देना है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पर। अब ये क्या कहता है, जेंडर। जेंडर क्या है भाई? अगर हम बात करें जेंडर की, तो जेंडर क्या है, बिना पोल के ही जवाब दीजिए। पोल वाले भाई साहब को खांसी और जुकाम का सामना करना पड़ रहा है, इसीलिए हम निशा को नहीं बुला रहे हैं आजकल, क्योंकि यहाँ और लोग पहले से ही अफेक्टेड हैं कोल्ड से, उसको भी हो ही जाएगा, मुझसे इनको हो गया, बस हमारी मेड जो है वो बची हुई है अभी। हाँ, अब ये बढ़ जाएगा, बस आपको ये देखना है विशाल कि किस सेक्शन में कम आ रहे हैं नंबर, है ना। अभी हम काम करने वाले हैं। जेंडर इज, जेंडर क्या है, एक होता है सेक्स, दूसरा है जेंडर। तो हमें पता है जेंडर क्या है, आपको बताया था GS, जेंडर एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, शेप्ड बाय सोशल स्ट्रक्चर्स, सामाजिक संरचनाओं द्वारा निर्मित होता है क्या, जेंडर। बात सही है या नहीं है? बिल्कुल सही है भाई। अगर हम बात करें जेंडर किसने बनाया, लड़कियां ये काम करेंगी, लड़के वो काम करेंगे, समाज के द्वारा। जेंडर इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट या जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट एक टॉपिक है आपके सिलेबस में, ठीक है। टोटली डिटर्मिन्ड बाय हेरिडिटी, हेरिडिटी से तो सेक्स डिटर्मिन होगा, या बायोलॉजी से तो सेक्स डिटर्मिन होगा कि आप बॉडी से मेल हैं फीमेल हैं, वो बायोलॉजी है आपकी। जबकि जेंडर तो समाज में बनाए गए रूल्स हैं, ये कपड़े महिलाएं पहनेंगी, ये काम महिलाएं करेंगी, पुरुष करेंगे, समाज ने बनाया है। जेनेटिक्स का यहाँ कोई रोल नहीं है, कोई इनेट क्वालिटी नहीं है अंदर से, है ना। तो ये कई लोग कहते हुए आपको मिल जाएंगे, नहीं महिलाएं अच्छा खाना बनाती हैं। भाई जब जनरेशन से महिलाओं से खाना बनवाओगे तो वो ऑफकोर्स उस चीज का प्रभाव पड़ेगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वो नेचुरली उस चीज में अच्छी हो जाएंगे। कोई भी काम आप अगर एक्सपीरियंस से, और ज्यादा मौका किनको मिल रहा है, फीमेल्स को मिल रहा है किचन में मम्मी के साथ रहने का, तो वो ऑटोमेटिकली ही उस चीज का, तो उसमें ये नहीं है कि वो इनेटली अच्छे हैं, ये कोई इनेट क्वालिटी हो गई। एनवायरमेंट का उसमें बहुत बड़ा रोल है, जेंडर समाज का बहुत बड़ा रोल है जेंडर पे। तो शेप्ड बाय सोशल स्ट्रक्चर्स, यानी ए ऑप्शन, सामाजिक संरचनाओं द्वारा निर्मित होता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा एक बार, क्या कहता है ये, इन जीन पियाजेस थियरी, पियाजे की थियरी के अनुसार, द एबिलिटी टू वर्क विद सिंबल्स टू रिप्रेजेंट एन ऑब्जेक्ट दैट इज नॉट प्रेजेंट इज कॉल्ड, यानी जीन पियाजे के सिद्धांत में किसी वस्तु के सामने ना होने की स्थिति में चिन्हों द्वारा उसे दर्शाकर काम करने की योग्यता क्या कहलाती है। मतलब अगर पेन मेरे सामने नहीं है तो मैंने लिख दिया पेन, PEN, पेन। आपको समझ तो आ गया ना, पेन की बात हो रही है, आपको समझ आ गया पेन की बात हो रही है। या रेड मेरे सामने नहीं है बट मैंने रेड लिख दिया, या ब्लू लिख दिया, मान लो रेड तो चलो ये कलर ही है, ब्लू लिख दिया। या फिर मैंने कहा नहीं आपको, बट आप देखते हैं रोड पे सिंबल लगा हुआ है कि भाई यहां से टर्न नहीं लेना है, तो आप समझ गए ना, किसी कोई खड़ा थोड़ी स्पेशली कहा है कि नहीं इधर नहीं मुड़ना है, नहीं मुड़ना है, ऐसा नहीं है ना। मतलब सिंबल्स के थ्रू सीखना कब आता है, ये आता है प्री ऑपरेशनल स्टेज में। सिंबॉलिक एज जिसको हम कह रहे हैं, सिंबॉलिक जो फंक्शन है जिसको सीमियोटिक फंक्शन कहते हैं, वो आपका 2 से 7 वर्ष में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आ जाता है पियाजे के अनुसार, कि हम सिंबल्स के माध्यम से सीखने लगते हैं। अब वो हैरी पॉटर की तरह झाड़ू लेकर के और हैरी पॉटर की तरह उड़ने की कोशिश हो सकती है, शक्तिमान करके घूमना हो सकता है, वो सब क्या है, सिंबॉलिक है। कुछ हद तक देखा जाए तो मतलब छोड़िए, इस पर कभी और चर्चा करेंगे। तो ये सीमियोटिक फंक्शन है। सीमियोटिक फंक्शन बोले तो लाक्षणिक प्रकार्यता है, यानी सिंबल्स के थ्रू फंक्शन करना, जो चीज सामने नहीं है उसको सिंबल्स के माध्यम से क्या करना, रिप्रेजेंट करना। जैसे हम भगवान की पूजा भी करते हैं तो वो सिंबॉलिक ही तो है, मूर्ति जो है एक तरह से, अगर मेरी अपनी समझ है ये, तो वो सिंबॉलिक है, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, सिमियोटिक फंक्शन है कि सामने ना होने पे भी किसी चीज को हम रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं अपने ब्रेन में। सीमियोटिक भी बोलते हैं इसको, सिंबॉलिक भी बोल सकते हैं। मैंने पहले कहीं ना कहीं आपको सिमियोटिक बताया होगा अगर आपने सारे सेशंस ध्यान से देखे हैं। रिवर्सिबल थिंकिंग ये सब का कोई लेना देना यहाँ है नहीं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा और ध्यान से जवाब दीजिएगा।
क्या कहता है? फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी रचनात्मक आकलन। एक होता है सम्मेटिव असेसमेंट जिसको हम योगात्मक आकलन कहते हैं, एक है फॉर्मेटिव असेसमेंट जिसको रचनात्मक कहते हैं। रचना मतलब क्रिएटिविटी, कुछ एक्टिव होने की बात चल रही होगी, ठीक है जी। तो अगर हम बात करें फॉर्मेटिव असेसमेंट की, तो इसके बारे में एफए नहीं होते स्कूल में, FA1 FA2 आजकल टर्म टेस्ट में बदल दिए हैं। कौन सी बात सही है? अब ये बात याद रखिएगा, फॉर्मेटिव में बच्चे को एक्टिव रखना होता है, ठीक, और ये फीडबैक के लिए होता है, ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है। वही सम्मेटिव एंड में होगा और वो जजमेंट के लिए ज्यादा है अगर देखा जाए तो हमें फीडबैक ढूंढना है, कहां मिलेगा? पहला ऑप्शन है इंड्यूसिंग कॉन्टिन्यूअस थ्रेट टू फेलियर अमंग स्टूडेंट्स। बच्चों में डर का माहौल पैदा कर दो फेल होने के नाम पे। ये इसका पर्पस नहीं होता। कंपेयर करना ये भी पर्पस नहीं होता किसी भी आकलन का, स्पेशली फॉर्मेटिव का तो नहीं ही है। समेटिव में एक बार को पॉसिबल है, बट वो भी उद्देश्य नहीं है उस चीज का। सी ऑप्शन है अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स प्रोग्रेस ऑफ लर्निंग सो दैट सपोर्ट कैन बी प्रोवाइडेड अकॉर्डिंगली। विद्यार्थियों की अधिगम प्रगति को समझने में ताकि उन्हें तदनुसार सहायता प्रदान की जा सके। यानी जब आप फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है? ये भी 3 प्रकार का होता है। हम कहते हैं, मतलब ये नहीं, पूरा ओवरऑल असेसमेंट को हम 3 प्रकार में विभाजित कर देते हैं कि असेसमेंट फॉर लर्निंग जो फॉर्मेटिव का पार्ट है, असेसमेंट एज लर्निंग जो कि फॉर्मेटिव का पार्ट है। तो अभी आपके सामने ये पोल आया हुआ है, ये असेसमेंट फॉर लर्निंग चल रहा है। भाई आपको पता लग सके, मुझे फीडबैक मिल सके प्रोग्रेस का, और कहां सपोर्ट की जरूरत है, किस क्वेश्चन में ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है, इस चीज का पता लग सके। एक होगा जो खुद का आप आकलन कर रहे होंगे खुद से, वो असेसमेंट एज लर्निंग है, या आपके दोस्त आपका कोई आकलन कर रहे हैं तो यही ऑप्शन बेटर है कि प्रोग्रेस कितनी हुई है इसका पता लग सके और सपोर्ट उसी हिसाब से प्रोवाइड की जा सके। फीडबैक के लिए होता है, लेबल करना, कैटेगराइज करना नहीं। ये सब एक बार को समेटिव में। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा और क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा कि एडीएचडी वाले बच्चे की अगर हम बात करें तो कौन सा एक कैरेक्टरिस्टिक है जो टिपिकली एडीएचडी एक तरह का डिसऑर्डर है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जो बच्चों में अटेंशन की कमी हो जाती है और बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। तो आपको देखना है फोकस्ड रहते हैं लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए। भाई इनको फोकस की तो दिक्कत है क्योंकि अटेंशन में डेफिसिट है, न्यूनता है, कमी है, ध्यान एक जगह पे टिका नहीं पाते, तो ये तो गलत हो गया। स्लो एक्टिविटी लेवल्स, स्लो नहीं होते, ये तो कुछ जरूरत से ज्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं। इनको बेचैनी इतनी होती है, सीट पे उछलते कूदते रहेंगे, या फिर इनसे टिक के नहीं बैठा जाता, ज्यादा देर तक एक जगह पे अटेंशन होल्ड नहीं कर सकते, ध्यान लगा नहीं सकते, यानी इंपल्सिव होते हैं। इंपल्सिविटी पाई जाती है एडीएचडी वाले बच्चों में। जनरली आवेगशीलता होती है, ये टिक करके नहीं बैठ पाते, ज्यादा देर तक अपना ध्यान एक जगह पे नहीं लगा पाते। इंपल्सिविटी इनका मेन कैरेक्टरिस्टिक है या विशेषता है। हाई लेवल ऑफ टास्क ऑर्गेनाइजेशन तो दूर की बात है, ये ध्यान ही नहीं लगा पाते ज्यादा देर के लिए, तो इनको छोटे छोटे समय अंतराल में तोड़ करके टाइम इंटरवल्स में कोई टास्क कराना चाहिए। तो ये एक बात हो गई। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा एक बार। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 17? ये कहता है Which of the following statement is correct in context of learning disabilities such as dyslexia, dyscalculia, etc. यानी कि कौन सा कथन अधिगम और क्षमताओं के बारे में, यानी डिसलेक्सिया क्या है? पठन वैकल्य, यानी रीडिंग डिसऑर्डर है डिसलेक्सिया। बच्चा 6 को 9 पढ़ रहा है, बी को डी पढ़ेगा, डॉग को गॉड, 100 को वॉज पढ़ेगा। डिसकैलकुलिया क्या है? कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो अब कौन सी एक बात डिसलेक्सिया और डिसकैलकुलिया या फिर इन जनरल जो लर्निंग डिसेबिलिटीज होती है कि बच्चे को सीखने में दिक्कत होगी, अक्षमता होगी, उसके बारे में सही है? पहला ऑप्शन है स्टूडेंट्स विद लर्निंग डिसेबिलिटीज आर ऑल अलाइक। सब एक जैसे होते हैं। क्यों भाई? सब में सेम अक्षमता थोड़ी होती है कि जिनमें भी डिसेबिलिटी है वो सारे बच्चे एक जैसे हैं। भाई एडीएचडी वाले को अलग समस्या होगी, लर्निंग डिसेबिलिटी में भी किसी को अगर डिसलेक्सिया है तो पढ़ने की दिक्कत है, डिसकैलकुलिया है तो कैलकुलेशन की दिक्कत है, डिसग्राफिया है तो लिखने की दिक्कत है, सब सेम थोड़ी हो जाएंगे। फिर आता है बी ऑप्शन, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट्स आर बेस्ट टू इवैल्यूएट। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट कभी भी लर्निंग डिसेबिलिटी के लिए ठीक नहीं होते क्योंकि इन बच्चों को फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। स्टैंडर्डाइज तो सबके लिए एक जैसे बन जाएंगे। फिर आता है सी ऑप्शन, टीचर सेंट्रिक पेडागोजी बिल्कुल नहीं चाहिए, हमें चाइल्ड सेंट्रिक चाहिए। चाहे बच्चा लर्निंग डिसेबल्ड हो नहीं हो, टीचर सेंट्रिक तो चाहिए ही नहीं। डी ऑप्शन है लर्निंग डिसेबिलिटीज गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ न्यूरोलॉजिकल एज वेल एज एनवायरमेंटल फैक्टर्स, यानी जो हमारे तंत्रिका संबंधी वातावरणीय दोनों ही कारकों की वजह से लर्निंग डिसेबिलिटी होती है। यानी न्यूरोलॉजिकल वायरिंग जो है डिफरेंट होती है डिसलेक्सिया वाले बच्चे की, और साथ में एनवायरमेंट का भी कुछ रोल उसमें हो सकता है कि उस टेक्निक से उसके साथ डील ही नहीं किया गया जिस तरह से वो सीख सकता था। तो दोनों का रोल होता है इसमें। ऐसा नहीं कि इनके दिमाग में कोई कमी है, आईक्यू में कमी है, बट वो न्यूरोलॉजिकल वायरिंग, इनकी ब्रेन की तंत्रिका तंत्र की जो वायरिंग है वो डिफरेंट होती है नॉर्मल से। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, और ये लर्निंग डिसेबिलिटी शब्द किसने दिया था? सैमुअल किर्क ने 1960s में। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, फॉर सक्सेसफुल इंक्लूजन, यानी समावेशी शिक्षा की बात हो रही है, इंक्लूसिव एजुकेशन की, तो सक्सेसफुल इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स विद हैविंग हियरिंग इंपेयरमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग। यानी श्रवण बाधिता से जूझते विद्यार्थियों के लिए निम्न में से कौन सा अधिगम का तरीका प्रभावशाली नहीं होगा? बताइएगा। पहला ऑप्शन है विजुअल काइनेस्थेटिक, यानी जिस बच्चे को देखने में, वैसे हियरिंग इंपेयरमेंट, देखो नॉर्मल हियरिंग एबिलिटी हमारी ह्यूमंस की क्या होती है जिनको इंपेयरमेंट नहीं है, 0 to I think 20 dB के बीच में अगर आप सुन पा रहे हैं, डेसिबल्स की जब हम बात करते हैं, यूनिट है मेजर करने की साउंड को, तो आप नॉर्मल है।
लेकिन जैसे ही 20 के प्लस जाएगा, 21 से ऊपर जाते जाते ही मतलब हम कहेंगे कि हियरिंग इंपेयरमेंट शुरू हो गया बच्चे को। अब शुरुआत में माइल्ड होता है, फिर वो अगर ज्यादा है, जिसमें जितना हाई डीबी पे उसको सुनने में आवाज आती है, उतना ही हम कहेंगे कि हियरिंग डिसेबिलिटी या हियरिंग इंपेयरमेंट है। ठीक है, नॉर्मल क्या होता है 0 to 20 dB आई थिंक, ठीक है ना। और अगर हम बात करें 20 dB तक होता है, हाँ 0 to 20 ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो विजुअल काइनेस्थेटिक की अगर हम बात करें तो आप बच्चे को कुछ दिखा सकते हो पिक्चर, अगर सुनने में दिक्कत हो रही है तो कोई एक्टिविटी करा सकते हो साथ में, बात तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा सही नहीं है ये पूछा है, लेक्चर देना। अब बच्चे को सुनने में दिक्कत होती है और आप उसको लेक्चर मेथड में क्या होता है, बस आप बोलते ही तो हैं, तो ये गड़बड़ है। बी ऑप्शन यहां हमें सही लग रहा है। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, बच्चों को आप एक्टिविटी भी करा रहे हो, बात सही है। मल्टी सेंसरी यानी मल्टीपल सेंसेस इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो अगर सुन कम भी पा रहा है तब भी वो बाकी एक्टिविटीज अपने सेंसेस के थ्रू टच करके, फील करके, देख करके एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहा है, वो भी बात सही है। अब हालांकि इन्होंने क्या किया, ये क्वेश्चन किसी तो सेट में कभी तो आया हुआ है, कह दिया कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग इनके लिए बेटर नहीं है, बट ये गलती है बोर्ड की। मतलब यहाँ पे लेक्चर से बेटर या लेक्चर से ज्यादा डिफिकल्टी एक्टिविटी बेस्ड में नहीं होगी, लेक्चर में दिक्कत ज्यादा होगी बच्चे को, या तो उसको लेक्चर मेथड में आपको फिर उसको ऑडियो डिवाइसेस देने पड़ेंगे। तो ये बोर्ड की मर्जी है कि उन्होंने मान लिया है कि एक्टिविटी बेस्ड होगा जवाब, लेकिन यहाँ पे जो बेटर ऑप्शन है वो लेक्चर मेथड है, तो हम लेक्चर के साथ ही जाएंगे। हाँ, ऐसा कभी रेयर केस में हो जाता है कि गड़बड़ हो जाए, या ये एक आध क्वेश्चन बोर्ड का कई बार रहता है कि वो मानते हैं तो फिर उसी को मानने लग जाते हैं ऑप्शन को, और कई बार अगले सेशन में ही यानी अगले एग्जाम में ही सेम क्वेश्चन आ जाता है और दूसरे ऑप्शन को मान लिया जाता है। तो हम यहाँ पे जो सही है वो है लेक्चर मेथड, लेक्चर मेथड के साथ ही जाएंगे। पॉसिबिलिटी है कि एक्टिविटी बेस्ड में भी समस्या हो सकती है बच्चे को, लेकिन जो ज्यादा समस्या है वो लेक्चर में होनी चाहिए। बात सही है या नहीं है, चलिए खैर, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, हम इसी को मान के चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, इन ऑर्डर टू मीट नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग ऑटिज्म, एक बच्चा है जिसको ऑटिज्म है या कुछ बच्चे हैं जिनको ऑटिज्म है। ऑटिज्म क्या है, ये भी एक तरह का विकार है, प्रॉब्लम है, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, ठीक है ना। अगर हम कोई कहे ठीक हो सकता, नहीं ठीक नहीं हो सकता, कंट्रोल हो सकता है। इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजी इज लाइकली टू बी इफेक्टिव, यानी अगर ऑटिस्टिक बच्चा है, स्वालीनता है किसी को, तो कौन सा एक तरीका है, कौन सी स्ट्रेटजी बेहतर होगी उसको समझाने के लिए, क्योंकि पढ़ाना तो उसको भी इंक्लूसिव क्लासरूम में सबको इंक्लूड करना है। बी कंसिस्टेंट इन अप्रोच ऑफ टीचिंग, यानी अधिगम उपागम में निरंतरता रखना, यानी रोज मेथड्स चेंज ना कर देना, रोज सिटिंग पोजीशन उसकी चेंज ना कर देना, आज यहां बैठा है कल वहां बिठा दिया, परसों कहीं और बिठा दिया, क्योंकि ऑटिस्टिक बच्चे के आसपास अगर उसका एनवायरमेंट चेंज हो जाता है तो बहुत डिफिकल्टी होती है, उसको दिक्कत होती है, और सोशल इंटरेक्शन में भी उसको दिक्कत होती है, ज्यादा लोगों में घुलने मिलने में। बात तो सही लग रही है, फिर भी बी ऑप्शन चेक करेंगे। बी ऑप्शन कह रहे हैं 62% लोग। प्रणाम है आपको, इतना गलत जवाब आप कैसे दे पा रहे हैं। कीप वेरिएशंस एंड मेक फ्रीक्वेंट चेंजेस इन क्लासरूम सेटिंग्स, कितनी बार हमने डिस्कस किया है कि वो बच्चा जिसको ऑटिज्म है उसकी सराउंडिंग में, उसके वातावरण में, उसके आसपास, उसके रूम में भी अगर आप बहुत ज्यादा चेंज कर देंगे कि आज टेबल यहां रखी है कल वहां रख दी, उसको दिक्कत होती है। बहुत ज्यादा चेंज नहीं चाहिए उसको अपनी दिनचर्या में, है ना। तो कक्षा स्थिति में विभिन्नताएं और लगातार बदलाव करते रहना, हर बच्चे पे सेम बात लागू मत करो, है ना, ये बात को हमें ध्यान रखना पड़ेगा, रट्टे नहीं लगाने किसी भी चीज के। तो कीप वेरिएशंस, वेरिएशन ज्यादा नहीं चाहिए होती ऑटिस्टिक बच्चे को, वो डिस्टर्ब होता है बहुत ज्यादा चेंजेस से, तो ये तो आप उल्टा कर देंगे, उसके लिए खराब काम कर देंगे। आस्क देम टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स इन फ्रंट ऑफ लार्ज ग्रुप्स, ये बच्चा सोशली इसको दिक्कत होती है घुलने मिलने में लोगों से, और आप कह रहे हैं कि 1000 लोगों के सामने स्पीच दो जाकर के, तो ये भी गलत तरीका है। टीच देम इन स्पेशल सेक्शन ओनली, सिर्फ स्पेशल सेक्शन में पढ़ाएंगे तो फिर इंक्लूसिव एजुकेशन कहां गई, बाकी बच्चों के साथ भी आपको एक रेगुलर क्लासरूम में भी तो पढ़ाना है। तो बेटर ऑप्शन क्या है कि बी कंसिस्टेंट इन अप्रोच ऑफ टीचिंग, यानी अधिगम उपागम में निरंतरता रखना, यानी जो आपकी अप्रोच है, अगर एक अप्रोच है जो बच्चे के लिए काम कर रही है, उसको समझ में आ रही है, तो आप कंसिस्टेंट रहिए उस चीज में। ऐसा मत कीजिए कि रोज आप नए नए मेथड उस पर लागू कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं बच्चे में बहुत ज्यादा, है ना। उसको ज्यादा बदलाव नहीं चाहिए, वो स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर करता है, बार बार चीजों को रिपीट करता है, ये सारे लक्षण होते हैं ऑटिज्म के। ज्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं करता, चेंजेस ज्यादा पसंद नहीं करता। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, वो शाहरुख खान को याद कीजिए, मेरे को एक्जैक्टली याद नहीं है उनमें, उसमें मूवी जो है ना माय नेम इज खान, उसमें कौन सा डिसऑर्डर था उनको, बट कुछ कुछ लक्षण ऐसे होते हैं ऑटिस्टिक बच्चे के कि वो डिस्टर्बेंस या अचानक से जो है समस्या होती है अगर बहुत ज्यादा चेंजेस हो तो। अकॉर्डिंग टू सोशल कॉग्निटिव व्यूज ऑफ लर्निंग, स्टूडेंट्स लर्न बेस्ट बाय, यानी अधिगम के सामाजिक संज्ञानात्मक मत के अनुसार, सोशल कॉग्निटिव थियरी किसने दी है, यानी बच्चे सोशली भी एक्टिव हैं और अपने संज्ञान का निर्माण कर रहे हैं, बेंड्यूरा, है ना, एससीटी सोशल कॉग्निटिव थियरी, पहले एस सोशल लर्निंग थियरी एसएलटी बोलते थे उसको, फिर उनका व्यक्ति का संज्ञान भी उसमें इन्वॉल्व है, ठीक है ना। तो अगर हम बेंड्यूरा बात करें, वही बेंड्यूरा है ये जो आपके ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, बोबोडॉल, वाइकेरियस लर्निंग, ये सारे जिन्होंने बात की है। तो अगर हम बात करें किस चीज की, पैसिव होगा बच्चा, नहीं पैसिव रखने की बात तो नहीं करेंगे, वो एक्टिवली एंगेजिंग विद देयर एनवायरमेंट, यस, ऑब्जर्व करके एक्टिविटी करके बच्चा इन्वॉल्व है। ओवर्ट कंडीशनिंग, मेमोराइजेशन, जी नहीं।
ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इसमें वाइगॉस्की भी आ जाएंगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, स्टूडेंट्स टेंड टू क्विकली फॉरगेट इन्फॉर्मेशन विचेस, यानी बच्चे उस जानकारी को जल्दी से भूल जाते हैं जो जानकारी क्या क्या की गई हो, रिलेट की गई हो उनके जीवन से, भूलते ही नहीं है भाई। जो चीज रिलेट हो जाती है जीवन से, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के एग्जाम्पल हमारी क्लास में कोई नहीं भूलता, या कोई भी एग्जाम्पल जो उनके जीवन से जुड़ा हो, रियल लाइफ से जुड़ी होती है ना, जब वास्तविक जीवन से जो लर्निंग है, तो हम नहीं भूलते। तो ये कहना तो गलत होगा। प्रेजेंटेड वो चली जाती है लॉन्ग टर्म मेमोरी में कि फलाने दिन वो वाला एग्जाम्पल दिया था ना। प्रेजेंटेड विद रेलेवेंट कॉन्टेक्स्ट, यानी संदर्भ के अनुसार, जिस बारे में बात हो रही है उस तरीके के एग्जाम्पल देकर के। जैसे भी हमने माय नेम इज खान की बात की, क्या है वो कॉन्टेक्स्ट है जो आपको मिला। प्रेजेंटेड इन डिसकनेक्टेड चंक्स, बच्चे को कनेक्ट करके पढ़ाना होता है, प्रीवियस नॉलेज से न्यू नॉलेज को कनेक्ट करना होता है। लेकिन जब आप संबंधित खंडों में पढ़ाएंगे, यानी एक बात कहीं चल रही है, अभी मैं सीडीपी की बात कर रही हूँ, फिर मैं सीधा गणित की बात करने लग जाऊं, एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर में कोई कनेक्शन ही बिल्ड नहीं हो रहा, अचानक से कोई भी टॉपिक कभी भी शुरू हो जा रहा है। तो जब डिसकनेक्टेड चंक्स में हम पढ़ते हैं तो चीजें टिकती नहीं है, दिमाग में निकल जाती हैं जल्दी से, क्योंकि वो कनेक्ट नहीं हो रही है। ठीक है ना बात। ये वैसी सी बात हो गई, वो भानुमति वाला जो एग्जाम्पल हम लेते हैं कि कहीं की ईंट कहीं से कुछ जोड़ करके कुछ का कुछ बना दिया, तो वो याद नहीं रहता ज्यादा। देखिएगा डी ऑप्शन, इलेबोरेटेड थ्रू यूज ऑफ एग्जाम्पल्स, ये तो अच्छा तरीका है एग्जाम्पल्स के यूज से, तो फिर भी याद रहता है भाई। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, ये क्या कहता है 23वां सवाल। ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोसीजरल नॉलेज। एक होती है डिक्लेरेटिव नॉलेज और दूसरी होती है व्याख्यात्मक, कहते हैं आई थिंक उसको हिंदी में, और प्रोसीजरल को प्रक्रियात्मक कहते हैं, जहां पे प्रोसीजर होता है किसी काम को करने का। हाउ डू वी प्रिपेयर सॉइल फॉर प्लांटेशन, यानी पौधारोपण के लिए मिट्टी कैसे तैयार की जाती है भाई, पहले उसमें ये किया जाता है फिर ये किया जाता है, क्या है, एक प्रोसीजर है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ a+b का होल स्क्वायर, ये डिक्लेरेटिव नॉलेज है। जब भी आपको कोई डेफिनेशन याद करनी है, कुछ भी फॉर्मूला याद करना है, तो क्या डिक्लेरेटिव नॉलेज है। व्हेन डिड इंडिया गेट इंडिपेंडेंस, ये डिक्लेरेटिव नॉलेज है सरकार। डिक्लेयर मतलब जो आपने पढ़ा होगा कि भाई 1947 में आजादी मिल गई थी, इसमें प्रोसीजर कौन सा है, पूछा थोड़ी है हाउ डिड इंडिया गेट इंडिपेंडेंस, कैसे, पूरा प्रोसेस पूछा है, नहीं। तो प्रोसीजरल पूछा है तो आप सी क्यों जवाब लगा रहे हैं भाई। विच इज द नेक्स्ट लीप ईयर, ये भी आप बता देंगे तुरंत कैलकुलेट करके, ठीक है ना। इसमें डिक्लेरेटिव नॉलेज लगेगी, लेकिन इसमें क्या होगा, एक प्रोसीजर लगेगा, साइकिल कैसे चलाते हैं ये होगा किसमें, प्रोसीजरल नॉलेज में, एक प्रोसीजर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, क्या कहता है ये, इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट लर्निंग आवर टीचर शुड, यानी अधिगम को सुगम बनाने के लिए, सुसाधित करने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए। पहला है डिस्कनेक्ट कर दो कंटेंट से, ये तो गड़बड़ हो गया। डिस्करेज करो बच्चे को कि कॉन्सेप्ट मैपिंग यूज ना करे। कॉन्सेप्ट मैपिंग होता है एक कॉन्सेप्ट को दूसरे कॉन्सेप्ट से जोड़ के एक फ्लो चार्ट वगैरह बना करके समझना। एनकरेज हाई कॉम्पिटेटिव फीलिंग्स अमंग स्टूडेंट्स, बच्चों में कॉम्पिटेटिव फीलिंग को बढ़ावा देना कोई अच्छी बात नहीं है। गिव अपॉर्चुनिटीज टू स्टूडेंट्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज, बच्चे एक एक्टिव कहां है, डी ऑप्शन में, कि विद्यार्थियों को ज्ञान का सृजन करने का, ज्ञान का निर्माण करने का अवसर दे रहे हैं आप। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा फटाफट से, ये क्या कहता है, फ्यू स्टूडेंट्स इन योर क्लास आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू सॉल्व अ गिवन प्रॉब्लम, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वे विल यू चूज टू सपोर्ट देम। कुछ बच्चों को दिक्कत महसूस हो रही है किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपके क्लासरूम में, तो क्या सही होगा उसके बारे में क्या करेंगे आप। एड रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन टू द गिवन प्रॉब्लम, और ज्यादा फालतू की इन्फॉर्मेशन भर देंगे उस प्रॉब्लम में ताकि क्लियर ही ना हो पाए बच्चे को, तो ये तो और गड़बड़ है। बी ऑप्शन है इंस्ट्रक्ट देम टू फिक्सेट ऑन कन्वर्सेशनल यूज ऑफ मटेरियल्स, यानी उन्हें सामग्री के परंपरागत इस्तेमाल, यानी एक चीज को एक ही ढंग से समझा जा सकता है, तो इससे भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। इनको तो पहले अटक रहे थे वो किसी चीज पे। आस्क देम टू कॉपी द आंसर, ये तो खराब तरीका है, कॉपी रटंत विद्या हो जाएगा। डी ऑप्शन है सजेस्ट टू देम टू रिफ्लेक्ट ऑन दी सिमिलर प्रॉब्लम्स व्हिच दे सॉल्व्ड अर्लियर, क्योंकि कुछ ही बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है, तो आप कुछ और भी क्वेश्चंस उस तरह के कराए होंगे आपने उस दिन या पहले कराए होंगे, तो आप कहेंगे कि जब इस तरह की प्रॉब्लम जब पहले आई थी तो सोचो कैसे सॉल्व की थी, तो आपने एनालॉजी बिल्ड कर दी या कनेक्शन बिल्ड कर दिया, तो ये सबसे बेस्ट तरीका। बच्चे एक्टिव डी ऑप्शन में ही है, बाकी सब में तो कॉपी पेस्ट चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, ये क्या कहता है भाई, असर्शन यानी एक अभिकथन है और एक कारण है। इट इज इंपॉर्टेंट टू क्रिएट अ क्लासरूम एनवायरमेंट वेयर स्टूडेंट्स कैन फ्रीली एक्सप्रेस देयर मिसकॉन्सेप्शंस। मिसकॉन्सेप्शन क्या होते हैं, भ्रांतियां, है ना, कुछ भ्रांतियां पैदा हो गई बच्चे को। कौन सा तरीका भ्रांतियों, मतलब हमें क्या करना चाहिए, जो बच्चों को भ्रांति पैदा हो गई है, कोई भी नाइव कॉन्सेप्शन उसने बना लिया है, उसको लग रहा है पानी का रंग तो नीला होता है या हरा होता है, तो भ्रांति हो गई, जबकि वाटर क्या है, कलरलेस है, रंगहीन है। तो इस बात को डिस्कस करने देना चाहिए बच्चे को क्लासरूम में, ताकि भ्रांति निकल के आए और ठीक हो पाए। बात तो सही है, ट्रेन चलती है तो पेड़ भी चलते हैं साथ में, क्या है, भ्रांति है एक। रीजन क्या है इसका, डिस्कशन ऑन मिसकॉन्सेप्शंस इज रेलिवेंट इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, यानी भ्रांतियों पे चर्चा करना इररेलेवेंट है। इररेलेवेंट बोले तो नहीं, इररेलेवेंट नहीं लिखा भाई, रेलेवेंट लिखा है, मतलब महत्वपूर्ण है। हाँ, ये बात तो फिर सही होगी भाई, भ्रांतियों पे चर्चा करेंगे तभी तो वो भ्रांतियां खत्म होंगी।
तो भाई किसी से प्रॉब्लम है और उस बात को डिस्कस नहीं करोगे, कैसे ठीक होगी? अपने आप हो जाएगी? नहीं। तो ये वही वाली बात हो गई, ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा एक बार क्या कहता है। स्टूडेंट्स विल फील मोर इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड टू लर्न इफ दे एक्सपीरियंस द इमोशन ऑफ डैश। यानी विद्यार्थी सीखने के लिए आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होंगे। इंटरनल मोटिवेशन होती है जिसको इंट्रिंसिक कहते हैं, जिसका लोकस ऑफ कंट्रोल, जो सेंटर ऑफ मोटिवेशन है वो अंदर होता है व्यक्ति के, रीजन बाहर नहीं होगा। दूसरी मोटिवेशन होती है एक्सटर्नल मोटिवेशन, जिसमें रीजन बाहर होगा, बाहर रिवॉर्ड होगा, पैसा होगा, नाम, फेम, ये सारी चीजें होंगी, यानी रीजन बाहर होगा, नंबर लाना, फर्स्ट आना। रीजन बाहर है तो एक्सटर्नल मोटिवेशन, रीजन खुद में है, वो इंटरेस्ट के लिए सीखे, उसको अच्छा लगता हो इसलिए पढ़े, तो ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। और हमें बच्चे में इंट्रिंसिक मोटिवेशन को बढ़ावा देना होता है। और इंट्रिंसिक मोटिवेशन का उदाहरण है जब 3 इडियट्स, मुझे लगता है पूरी पेडागोजी को बहुत अच्छे से समराइज करती है पूरी मूवी। जब वो आर माधवन नहीं है उनके कैरेक्टर का नाम मैं भूल रही हूँ, जब वो कहते हैं कि पापा मेरे को फोटोग्राफी करने दो, इंजीनियरिंग करने के बाद छोटा घर होगा, छोटी गाड़ी होगी, बट मैं खुश तो होऊंगा। तो वो क्या है? इंट्रिंसिक मोटिवेशन है उस काम को करने की, मतलब जिसका रीजन बाहर नहीं है। और ये खुश रहने के लिए या बेहतर करने के लिए अच्छा तरीका माना जाता है कि बच्चे को इंटरनल मोटिवेशन दी जाए। तो अगर बच्चा जॉयफुल है, अगर वो एक ऐसा इमोशन महसूस कर रहा है जॉय का, कि उसको मजा आ रहा है, खुशी महसूस होती है किसी काम को करने में, समय का पता नहीं लगता है ना, तो क्या होगा? वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन उसमें आएगी। ठीक, होपलेसनेस है, निराशा है, शर्म है, फ्रस्ट्रेशन है, तो ज्यादा लंबे चलने वाली बात नहीं है, एक्सटर्नल मोटिवेशन हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं इसी बात पे। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, स्टूडेंट्स शुड बी एनकरेज टू फॉर्मुलेट डैश गोल्स। यानी विद्यार्थियों को कैसे लक्ष्यों को निर्धारित करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। भाई किसी भी काम को करने के पीछे कुछ लक्ष्य तो होता ही है ना। अगर आप आज तैयारी कर रहे हैं, लक्ष्य क्या है? कि सीटेट क्लियर करना है, टीचर या टीचिंग की जॉब लेनी है, करा देंगे यार, आराम से हो जाएगा। कुमारी ईवीएस इतनी बड़ी तोप नहीं है, पहले से मैंने आपको प्लेलिस्ट भी बना के दी हुई है, वो भी पढ़ लोगे अच्छे से। ईवीएस को हुआ अगर कोई बना रहा है तो गलत है वो, ठीक है ना। विद्यार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए? कैसे लक्ष्य निर्धारित करें आप? पहला ऑप्शन है ए फॉर एप्पल कह रहे हैं कई लोग, ग्रीन एप्पल, रेड एप्पल भी भेज रहे हैं। क्या नाम है इनका? बहुत क्रिएटिविटी लगा दी, विकास यादव, बहुत बढ़िया। तो मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स, परफॉर्मेंस, वर्क अवॉइडेंट या कॉम्पिटिशन वाले? मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स है ना। 3 प्रकार के गोल्स हमने डिस्कस किए थे। मास्टरी ओरिएंटेड, या इसको लर्निंग सेंटर्ड गोल्स भी कह सकते हैं हम, या लर्निंग ओरिएंटेड गोल्स, जहां आपको सीखने में इंटरेस्ट है, लर्निंग फॉर द सेक ऑफ लर्निंग, यानी आप सीख रहे हैं क्योंकि आपको सीखने में मजा आता है ना। तो महारत अभिमुखी, यानी आपको भाई सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस के पीछे भागो, सक्सेस झक मार के पीछे आएगी, ये वही वाली बात है कि एक्सेलेंस में मजा आ रहा है, मास्टरी करनी है किसी एक सब्जेक्ट पे या किसी एक टॉपिक पे या व्हाटएवर, तो इसलिए आप सीख रहे हैं। ये हुआ मास्टरी ओरिएंटेड गोल या लर्निंग ओरिएंटेड गोल, जिसमें उद्देश्य लर्निंग है, सीखना उद्देश्य है। तो ये गोल्स बेस्ट होते हैं बच्चे के लिए, इन्हीं गोल्स को निर्धारित करना चाहिए। इसमें आप जीतते भी हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं होती, हारते हैं तब भी दुख नहीं होता। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गोल है कि फर्स्ट आना है किसी भी हालत में। वर्क अवॉइडेंट हो गया कि फेल होने से बचना है, बस 33% आ जाए। कॉम्पिटिशन डायरेक्टेड, ये कोई गोल हम मानते नहीं है, वो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड में ही आ जाएगा। परफॉर्मेंस में मतलब परफॉर्म करना है, कुछ भी करके फर्स्ट आना है। ठीक, हालांकि जो आपके ये एग्जाम्स हैं जिनकी आप तैयारी कर रहे हैं, सीटेट तो नहीं कहेंगे, इसमें आपका किसी से कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, बट कुछ लोग होंगे जो कहेंगे 140+ परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गोल है, कुछ लोग होंगे जो कहेंगे किसी तरह से 90 आ जाए, यानी परफॉर्मेंस वो फेलियर अवॉइडेंस वाला गोल है। अगर हम बात करें DEET+ भी या ऐसे एग्जाम जहां पे मेरिट बनती है, वहां तो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गोल्स रखने पड़ते हैं आपको। लेकिन अगर मास्टरी ओरिएंटेड गोल है किसी का कि यार मेरे को सब कुछ पता हो जो भी पेपर में आ सकता है, मुझे वो जानना है, तो अपने आप फिर परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा। प्यारा सा सवाल है, ऐसे सवाल हमेशा आए हैं, आते रहेंगे, जिसमें 1 2 3 4 का ऑप्शन होगा, फिर चूज करना होगा कौन सा सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लुएंसेस लर्निंग पॉजिटिवली, यानी सकारात्मक रूप से अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक। माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण, आमिर खान का ऐड आता था ना टीवी पे, याद होगा आपको, कि भारत में इतने ही बच्चे जो है कुपोषण का शिकार होते हैं, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी है कुपोषण। और इंटरनेट पे शायद आपने वो देखा होगा, उनको अब्दू है ना, वो कुपोषण की वजह से उनका जो बॉडी और जो मेंटल एज है और जो क्रोनोलॉजिकल एज है वो सारा कुछ इधर उधर हो गया। तो माल न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो कुपोषण कोई भी पॉजिटिव काम नहीं है लर्निंग में। अगर सही से पोषण ही नहीं मिला शरीर को, वो आपकी एज के साथ दिमाग भी ठीक से डेवलप नहीं हो पाएगा, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कुपोषित नहीं होना बच्चे को, इससे लर्निंग पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, पॉजिटिव नहीं पड़ेगा। और हमसे पॉजिटिव पूछा है। कोलैबोरेशन अमॉन्ग स्टूडेंट्स, बच्चे सहभागिता के साथ सहयोग करके ग्रुप में सीख रहे हैं, ये पॉजिटिव है, क्योंकि एक दूसरे से बहुत सारी स्किल्स सीखेंगे वो, चाहे वो लैंग्वेज की हो, चाहे वो स्पोर्ट्स की हो, चाहे वो पढ़ाई लिखाई में हो, बहुत कुछ सीखते हैं। पनिशमेंट भी नेगेटिव है, पनिशमेंट नहीं देनी है। मेटाकॉग्निशन, ये पॉजिटिव है। अभिसंज्ञान या परासंज्ञान, यानी हम अपनी थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, सोच रहे हैं अच्छा क्या करेंगे, ये वाले सब्जेक्ट में ये वाला क्वेश्चन आ गया तो ये वाली प्लानिंग होगी, इस चीज को ऐसे समझना, अच्छा ये क्वेश्चन अगर ऐसे पूछ लिया जाए तो क्या आंसर होगा, तो ये मेटाकॉग्निशन है। ठीक है ना, जब आप थिंकिंग पे भी थिंकिंग लगा रहे हैं। तो फर्स्ट और फोर्थ यहाँ पॉजिटिव है, फर्स्ट पॉजिटिव नहीं है माल न्यूट्रिशन, सेकंड और फोर्थ।
सेकंड और फोर्थ है आपका डी ऑप्शन में, जो कि 75% लोग सही जवाब दे पा रहे हैं। आज के लिए आखिरी सवाल, और बताइएगा स्कोर कितना आपने किया। 30th क्वेश्चन है आपका, कहता है स्टूडेंट्स प्ले अ और एन डैश रोल इन द प्रोसेस ऑफ नॉलेज कंस्ट्रक्शन, यानी विद्यार्थी ज्ञान के सृजन में, यानी नॉलेज मेकिंग में या नॉलेज के कंस्ट्रक्शन में, ज्ञान के निर्माण में कैसी भूमिका निभाते हैं। एक्टिव पैसिव बच्चा कभी होगा ही नहीं। डॉसाइल मतलब अधीन, कोई मतलब उनका कोई अपना रोल नहीं है, कोई और है जो उनको चलाएगा। इनसिग्निफिकेंट, कोई नगण्य भूमिका है, मतलब कोई खास भूमिका नहीं है। नहीं, बच्चे एक्टिव बिल्डर्स ऑफ नॉलेज हैं, ऐसा प्याजे कह रहे हैं, वाइगोस्की कह रहे हैं, रचनावाद कंस्ट्रक्टिविज्म कह रहा है, एनसीएफ कह रहा है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कह रही है। यानी बच्चे को सक्रिय रखना है, बच्चा होना चाहिए एक्टिव। ये सिंगल फंडा है जो पूरी पेडागोजी आपकी ज्यादातर क्वेश्चन आपके सॉल्व करा देगा। यदि बच्चा एक्टिव है ऑप्शन में, काम बन गया आपका, है ना। तो एक्टिव एंगेजमेंट चाहिए, नॉलेज कंस्ट्रक्शन में एक्टिव रोल प्ले करेगा बच्चा, अपने ज्ञान का निर्माण करेगा एक्टिविटी करके। आउट ऑफ 30 क्वेश्चन कितने आपके ठीक हुए वो आप बताएंगे। और करियर विल ऐप डाउनलोड करके चैनल आप सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि हम बहुत सारी बातें अभी आगे डिस्कस करेंगे। एग्जाम तक बहुत सारी चीजें आपको हेल्प करेंगी, टेंशन ना लो। स्कोर जिनका कम आ रहा है अभी बढ़ेगा वो